प्यारे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों, अब हम सेक्शन 7 के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रेगनेंसी एंड पार्चुवेशन। इंट्रोडक्शन। ओव्यूलेशन के वक्त ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकलकर एब्डोमिनल कैविटी में आता है। एब्डोमिनल कैविटी से ओवम फैलोपियन ट्यूब में उसके फिम्ब्रिएटेड एंड यानी झल्लरनुमा हिस्से के जरिए एंटर करता है। ओवम की ये एंट्री फिम्ब्रिएटेड एंड की इनर सरफेस पर मौजूद सीलिया की मूवमेंट की वजह से आसान हो जाती है। ओवरी के मैच्योर्ड फॉलिकल में ओवम प्राइमरी oocyte स्टेज पर होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स के डिप्लॉयड नंबर यानी 23 पेयर्स होते हैं। ओव्यूलेशन से ठीक पहले ओवम में मियोटिक डिवीजन होता है। प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। फर्स्ट पोलर बॉडी को बाहर निकाल या एक्सपेल कर दिया जाता है। सेकेंडरी oocyte में अब सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स यानी हैप्लॉइड होते हैं। बाकी के 23 क्रोमोसोम्स एक्सपेल की गई फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ खत्म हो जाते हैं। इस तरह जब ओव्यूलेशन के दौरान ओवम एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज होता है, तब वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है और उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल और फीमेल गैमीट्स यानी स्पर्म और ओवम का मिलन यानी फ्यूजन, ताकि एक नया ऑफस्प्रिंग बन सके। अगर ओव्यूलेशन के वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स हो और वजाइना में सीमन इजैक्यूलेट हो जाए, तो स्पर्म्स वजाइना और यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। स्पर्म्स की यूटेरस के रास्ते मूवमेंट यूटेराइन मसल्स की एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से फास्ट हो जाती है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ऑक्सीटोसिन की वजह से शुरू होती हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पोस्टीरियर पिट्यूटरी से न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स के जरिए निकलता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस में मेल सेमिनल फ्लूइड में मौजूद प्रोस्टाग्लैंडिन यानी PGE2 भी मदद करता है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करने वाले 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ कुछ हजार ही ओवम के पास पहुंच पाते हैं। इन कुछ हजार स्पर्म्स में से सिर्फ एक ही ओवम को फर्टिलाइज करने में कामयाब होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म ओवम के चारों तरफ मौजूद ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर्स, जिन्हें कोरोना रेडिएटा कहते हैं, उन्हें भेद करके अंदर जाता है। इसमें स्पर्म के एक्रोसोम में मौजूद हाइल्यूरोनिडेस और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स मदद करते हैं। कामयाब स्पर्म के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ज़ोना पेल्यूसिडा के स्ट्रक्चर्स में डिफ्यूज हो जाते हैं और बाकी स्पर्म्स की एंट्री को इनएक्टिवेट या रोक देते हैं। स्पर्म की भेदने वाली मूवमेंट यानी पेनिट्रेटिंग मूवमेंट उसकी टेल में मौजूद कैट स्पर्म नाम के प्रोटीन की वजह से होती है। ये एक टनल शेप्ड प्रोटीन है जो स्पर्म सेल में कैल्शियम की एंट्री के लिए आयन चैनल बनाता है। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ओवम, जो सेकेंडरी oocyte स्टेज में था, डिवाइड होकर एक मैच्योर्ड ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। सेकेंड पोलर बॉडी को एक्सपेल कर दिया जाता है। मैच्योर्ड ओवम का न्यूक्लियस फीमेल प्रो न्यूक्लियस बन जाता है, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं यानी 22 ऑटोसोम्स और एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम। साथ ही स्पर्म का हेड फूल जाता है और मेल प्रो न्यूक्लियस बन जाता है। फिर स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स और ओवम के 23 क्रोमोसोम्स मिलकर फर्टिलाइज्ड ओवम में वापस 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स क्रोमोसोम्स। शरीर की सभी डिवाइडिंग सेल्स में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स को सोमैटिक क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स कहते हैं। आज तुझसे जो कहना है क्या 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 कहने दे। बचा हुआ एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स है, जो X और Y क्रोमोसोम्स है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सेक्स क्रोमोसोम्स ही जिम्मेदार होते हैं। ओवम की फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम के 23 और स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स मिलकर फर्टिलाइज्ड ओवम में 23 पेयर्स यानी 46 बनाते हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ओवम में हमेशा X क्रोमोसोम होता है। स्पर्म में या तो X क्रोमोसोम होता है या Y क्रोमोसोम। जब ओवम को X क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो बच्चा फीमेल यानी XX होता है, और अगर ओवम को Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो बच्चा मेल यानी YX होता है। इसलिए बच्चे का सेक्स मेल पार्टनर पर डिपेंड करता है। इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम, जिसे जाइगोट कहते हैं, यूटेरस की एंडोमीट्रियल लाइनिंग में खुद को फिक्स या अटैच कर लेता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम को जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक पहुंचने में 3 से 5 दिन लगते हैं। फैलोपियन ट्यूब से गुजरते वक्त जाइगोट वहां की सिक्रीशन से न्यूट्रिशन लेता है। यूटेरस पहुंचने के बाद जाइगोट इम्प्लांटेशन से पहले 2 से 4 दिन तक यूटेराइन कैविटी में फ्रीली रहता है।
इस तरह फर्टिलाइजेशन के दिन से लेकर इम्प्लांटेशन तक लगभग 1 हफ्ता लगता है। इम्प्लांटेशन से ठीक पहले जाइगोट मोर्यूला में बदलता है और फिर इम्प्लांटेशन शुरू होती है। मोर्यूला के चारों तरफ स्फेरिकल सेल्स की एक लेयर बन जाती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंडोमीट्रियम की सरफेस पर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये एंजाइम्स एंडोमीट्रियम की सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब मोर्यूला एंडोमीट्रियम के डाइजेस्ट हुए पार्ट से होता हुआ अंदर चला जाता है और खुद को इम्प्लांट कर लेता है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो क्या बताया गया है। यूट्रस को मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेक्रेटरी फेज में ही कॉर्पस ल्यूटियम से निकले प्रोजेस्टेरॉन ने तैयार कर दिया होता है। इम्प्लांटेशन के बाद मोर्यूला और एंडोमेट्रियम के बीच प्लेसेंटा डेवलप होता है। जब इम्प्लांटेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम से लगातार प्रोजेस्टेरॉन निकलने की वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस और बढ़ जाती है। इस स्टेज पर एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सेल्स को डेसिडुअल सेल्स कहते हैं और इम्प्लांटेड एरिया वाली एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है। अब मोर्यूला की ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स कॉर्ड्स रस्सियों में बदल जाती हैं जो एंडोमेट्रियम के डेसिडुअल पार्ट से जुड़ जाती हैं। नए बने हुए एम्ब्रियो की ब्लड वेसल्स से ब्लड कैपिलरीज इन कॉर्ड्स के अंदर ग्रो करती हैं। फर्टिलाइजेशन के लगभग 16th डे पर एम्ब्रियो का हार्ट ट्रोफोब्लास्टिक कॉर्ड्स में ब्लड पंप करना शुरू कर देता है। उसी वक्त ट्रोफोब्लास्टिक कॉर्ड्स के चारों तरफ ब्लड साइनसॉइड्स डेवलप होते हैं। इन साइनसॉइड्स में मदर से ब्लड आता है। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स कुछ वैस्कुलर प्रोजेक्शंस बनाती हैं जिनमें फीटल कैपिलरीज ग्रो करती हैं। ये वैस्कुलर प्रोजेक्शंस प्लासेंटल विली बन जाते हैं। इस तरह प्लासेंटा के फाइनल फॉर्म में एक फीटल पार्ट होता है और एक मैटरनल पार्ट। प्लासेंटा के फीटल पार्ट में 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो फीटल ब्लड को कैपिलरीज के रास्ते प्लासेंटल विली तक ले जाती हैं। ब्लड वापस फीटस तक अम्बिलिकल वेन के रास्ते आता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्लासेंटा का मैटरनल पार्ट यूटराइन आर्टरीज से बनता है जहां से खून साइनसॉइड्स में बहता है जो विली को घेरे रहते हैं। ब्लड मदर की शरीर में वापस यूटराइन वेन के रास्ते चला जाता है। अब हम मैटरनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान मां में होने वाले बदलाव को डिटेल में देखते हैं। मैटरनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मदर के विभिन्न ऑर्गन्स, अंगों, बॉडी वेट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और अलग-अलग फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के फंक्शनल स्टेटस में बदलाव देखे जाते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस, ढांचे में बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स और मैमरी ग्लैंड्स में कई स्ट्रक्चरल चेंजेस, बनावट में बदलाव नजर आते हैं। 1. ओवरीज, अंडाशय। ओवरी में फॉलिक्यूलर चेंजेस दिखाई नहीं देते और ओव्यूलेशन नहीं होता क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH का निकलना सेक्रीशन रुक जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा हो जाता है और बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ा एस्ट्रोजन निकालता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस 3 महीने तक चलती है और फिर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। इस समय तक प्लासेंटा पूरी तरह डेवलप हो जाता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालने की जिम्मेदारी ले लेता है। ये प्रेगनेंसी के पूरे समय तक चलता रहता है जिस वजह से FSH और LH का सेक्रीशन रुका रहता है। 2. यूट्रस, गर्भाशय। जब फीटस बढ़ता है तो यूट्रस के वॉल्यूम, साइज, शेप और वेट में बदलाव आते हैं। 1. वॉल्यूम। फीटल ग्रोथ की वजह से यूट्रस का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता है। लगभग 0 वॉल्यूम से शुरू होकर प्रेगनेंसी के अंत तक यूट्रस 5 से 7 लीटर्स तक पहुंच जाता है। इस वॉल्यूम का 50% हिस्सा फीटस की वजह से होता है और बाकी प्लासेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड इत्यादि की वजह से। 2. साइज। यूट्रस का साइज इन कारणों से बढ़ता है। A. मायोमेट्रियम की सेल्स का नंबर बढ़ना, हाइपरप्लेजिया। B. मायोमेट्रियम की सेल्स का साइज बढ़ना, हाइपरट्रॉफी। और C. फीटस की ग्रोथ। 3. शेप। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का शेप नाशपाती, पियर फॉर्म जैसा होता है। जैसे जैसे फीटस बढ़ता है प्रेगनेंसी के 12th वीक पर यह गोल ग्लोब्यूलर हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे दोबारा पियर फॉर्म हो जाता है। 4. वेट। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन लगभग 30 से 50 ग्राम होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वजन बढ़ता जाता है। प्रेगनेंसी के अंत में यूट्राइन वेट बढ़कर लगभग 1000 से 1200 ग्राम हो जाता है। 5. हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। एंडोमेट्रियम डेसिडुआ बनाती है जो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए बेड का काम करती है। बाद में 3 महीने के अंत तक डेसिडुआ की 3 लेयर्स बन जाती हैं। A. डेसिडुआ बसालिस जो मैटरनल पार्ट है। B. डेसिडुआ कैप्सुलैरिस जो फीटल सैक को घेरती है। और C. डेसिडुआ पैराइटालिस जो बाकी यूटराइन वॉल पर होती है। 3rd मंथ के बाद डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और पैराइटालिस आपस में जुड़ यानी फ्यूज हो जाती हैं। 3. वजाइना।
वजाइना का साइज बढ़ जाता है और ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से इसका रंग बैंगनी वायलेट हो जाता है। इसकी एपिथेलियल सेल्स में ग्लाइकोजन जमा होने लगता है। 4. सर्विक्स। सर्विक्स में ग्लैंड्स की संख्या, ब्लड सप्लाई और म्यूकस सेक्रीशन बढ़ जाता है। सख्त सर्विक्स नरम हो जाती है और ये एक म्यूकस प्लग से बंद हो जाती है। 5. फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में एपिथेलियल सेल्स की संख्या और ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। 6. मैमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट्स। मैमरी ग्लैंड्स का साइज बढ़ जाता है क्योंकि नए डक्ट्स और एल्वियोलाई डेवलप होते हैं, फैट जमा होता है और वैस्कुलराइजेशन यानी ब्लड वेसल्स बढ़ जाती हैं। निप्पल और एरियोला में गहरा रंग आ जाता है। अब हम और भी चेंजेस को डिटेल में देखेंगे, जैसे बॉडी वेट, मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में होने वाले चेंजेस। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज इन बॉडी वेट यानी वजन का बढ़ना। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर का एवरेज वजन लगभग 12 किलो बढ़ता है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स का अप्रॉक्सीमेट वजन जो इस बढ़ोतरी में जुड़ता है। फीटस यानी बच्चा 3.5 केजी, एमनियोटिक फ्लूइड यानी पानी 2.0 केजी, प्लासेंटा यानी गर्भनाल 1.5 केजी, मां के शरीर में वजन की बढ़ोतरी 5.0 केजी। अगर सही प्रीनेटल केयर ना ली जाए तो शरीर का वजन बहुत ज्यादा लगभग 20 से 30 किलो तक बढ़ सकता है। मेटाबॉलिक चेंजेस। शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तेज हो जाती हैं क्योंकि थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल और सेक्स हार्मोन्स जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR। हार्मोन्स खासकर थायरोक्सिन के बढ़ने से प्रेगनेंसी के बाद वाले स्टेजेस में BMR लगभग 15% बढ़ जाता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रेगनेंसी में प्रोटीन्स का बनना यानी एनाबॉलिज्म बढ़ जाता है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है और यूट्रस में प्रोटीन जमा होना बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से यूरिन में शुगर निकलने लगती है, जिसे ग्लूकोसूरिया कहते हैं। कम खाने या ज्यादा वॉमिटिंग की वजह से कीटोसिस हो सकता है। इन्हीं कारणों से पैंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंड्स की बीटा सेल्स बढ़ जाती हैं, जिससे इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता है। इसके बावजूद प्रेगनेंसी में डायबिटीज या डिलीवरी के बाद लेटेंट डायबिटीज होने की संभावना रहती है। लिपिड मेटाबॉलिज्म। प्रेगनेंसी के दौरान मां के शरीर में लगभग 3 से 4 किलो फैट जमा होता है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और कीटोसिस को भी बढ़ाता है। वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। शुरुआती 3 महीनों यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम और बाद में प्लासेंटा से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन निकलते हैं। ये हार्मोन्स सोडियम और पानी को शरीर में रोकने यानी रिटेंशन का काम करते हैं। प्रेगनेंसी में एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन भी बढ़ता है, जो रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। पानी और सोडियम के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस का भी रिटेंशन होता है, जो बढ़ते हुए फीटस के लिए जरूरी है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स। ब्लड वॉल्यूम लगभग 20% या 1 लीटर बढ़ जाता है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से होती है, जिससे खून पतला यानी हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। फीटस द्वारा आयरन की भारी डिमांड की वजह से मां को अक्सर अनीमिया हो जाता है, जिसे सही प्रीनेटल केयर और आयरन रिप्लेसमेंट से ठीक किया जा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियक आउटपुट। आमतौर पर पहले ट्राइमेस्टर में कार्डियक आउटपुट 30% बढ़ता है। तीसरे महीने के बाद ये घटने लगता है और बाद के स्टेजेस में नॉर्मल लेवल तक पहुंच जाता है। ब्लड प्रेशर। पहले ट्राइमेस्टर में आर्टीरियल ब्लड प्रेशर नहीं बदलता। दूसरे ट्राइमेस्टर में बीपी थोड़ा गिरता है क्योंकि ब्लड यूटेराइन साइनसिस की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। सही केयर ना मिलने पर हाइपरटेंशन हो सकता है। प्री एक्लैम्सिया। ये प्रेगनेंसी में होने वाला हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, जिसे टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। लगभग 3 to 4% प्रेग्नेंट महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं, जो अक्सर आखिरी ट्राइमेस्टर में होता है। हाइपरटेंशन के कारण प्लासेंटा से वेजोकंस्ट्रिक्टर्स का निकलना, अड्रीनल हार्मोन्स का ज्यादा सिक्रीशन और ऑटो इम्यून प्रोसेसेस। लक्षण: किडनी में ब्लड फ्लो कम होना, GFR घटना, सोडियम वाटर रिटेंशन से एडिमा यानी सूजन होना और यूरिन में प्रोटीन निकलना। एक्लैम्सिया। ये प्री एक्लैम्सिया की गंभीर हालत है, जिसमें वैस्कुलर स्पैज्म, खतरनाक बीपी और सीजर्स यानी दौरे पड़ते हैं। ये डिलीवरी से ठीक पहले, दौरान या तुरंत बाद हो सकता है और मौत का कारण बन सकता है। इसका इलाज तुरंत वेजोडाइलेटर ड्रग्स या प्रेगनेंसी खत्म करके किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओवरऑल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। टाइडल वॉल्यूम, वेंटिलेशन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम। रीनल ब्लड फ्लो और GFR बढ़ने से यूरिन फॉर्मेशन बढ़ता है। शुरुआती ट्राइमेस्टर में यूटेरस का ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने से बार बार पेशाब आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम। शुरुआती दिनों में मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से GI ट्रैक्ट की मोटिलिटी कम हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन आम है।
इनडाइजेशन और एसिड की कमी यानी हाइपोक्लोरहाइड्रिया भी हो सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसका साइज 50% बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन, कॉर्टिकोट्रोपिन और थायरोट्रोपिन बढ़ते हैं पर एफएसएच और एलएच बहुत कम हो जाते हैं नेगेटिव फीडबैक की वजह से। एड्रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ता है जो वाटर रिटेंशन और अमीनो एसिड्स की सप्लाई में मदद करते हैं। थायराइड एंड पैराथायराइड, इनका साइज और एक्टिविटी बढ़ती है ताकि बीएमआर बढ़ सके और फीटस के लिए कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे। नर्वस सिस्टम, प्रेगनेंसी में नर्वस सिस्टम में एक्साइटमेंट रहती है जिससे मूड स्विंग्स या डिप्रेशन हो सकता है। बाद के महीनों में डिलीवरी और दर्द के डर से महिला काफी एक्साइटेड या एंशियस रहती है। जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड का मतलब है प्रेगनेंसी का समय। एवरेज जेस्टेशन पीरियड पिछले मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी एलएमपी से 280 डेज या 40 हफ्ते का होता है। मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से ये 9 मंथ्स और 7 डेज का है। एक्चुअल प्रेगनेंसी 266 डेज की होती है। 28th वीक से पहले डिलीवरी को मिसकैरेज और 37th वीक से पहले को प्रीमैच्योर लेबर कहते हैं। मैंने इस पूरे सेक्शन की हर एक लाइन कवर कर ली है। अब हम पार्टुरेशन यानी डिलीवरी की पूरी प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। पार्टुरेशन, पार्टुरेशन का मतलब है फीटस यानी बच्चे का मां के शरीर से बाहर निकलना या डिलीवरी होना। ये प्रेगनेंसी के अंत में होता है। वो प्रोसेस जिससे बच्चे की डिलीवरी होती है उसे लेबर कहते हैं। इसमें कई एक्टिविटीज शामिल हैं जैसे यूट्रस का सिकुड़ना यानी कॉन्ट्रैक्शन, सर्विक्स का फैलना यानी डायलिटेशन और वेजाइनल कैनाल का खुलना। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हल्के, अनियमित, छोटे और आमतौर पर दर्द रहित यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो प्रेगनेंसी के 6ठे वीक के बाद शुरू होते हैं। इनका नाम ब्रिटिश डॉक्टर जॉन ब्रैक्सटन हिक्स के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 1872 में इन्हें डिस्कवर किया था। ऐसा माना जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस सर्विक्स को फैलाते नहीं हैं पर उसे नरम जरूर कर सकते हैं। अक्सर इन्हें प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है क्योंकि ये यूट्रस को आने वाले लेबर के लिए तैयार करते हैं। कई बार इन कॉन्ट्रैक्शंस से थोड़ी बेचैनी यानी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस इन कारणों से ट्रिगर हो सकते हैं। 1. एब्डोमेन यानी पेट को छूने से। 2. यूट्रस में फीटस की मूवमेंट से। 3. फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक मेहनत से। 4. सेक्सुअल इंटरकोर्स से। 5. डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से। फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस, डिलीवरी का समय पास आने पर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस तेज हो जाते हैं और इन्हें फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है। माना जाता है कि ये फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस सर्विक्स के डायलिटेशन में मदद करते हैं। स्टेजेस ऑफ पार्टुलेशन, पार्टुरेशन 3 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज, सबसे पहले तेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं जिन्हें लेबर कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस के ऊपरी हिस्से फंडस से शुरू होते हैं और नीचे की तरफ बढ़ते हैं ताकि फीटस का सर सर्विक्स पर दबाव डाले। इसका नतीजा ये होता है कि सर्विक्स फैल जाती है और वेजाइनल कैनाल खुल जाती है। लेबर शुरू होने का असली कारण अभी तक मालूम नहीं है। ये स्टेज अलग अलग समय तक चल सकती है। सेकेंड स्टेज, मुझे चक्कर आने लग गया। दूसरी स्टेज, इस स्टेज में फीटस यूट्रस से सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल के रास्ते बाहर निकल आता है। ये स्टेज लगभग 1 घंटे तक चलती है। थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज, इस स्टेज के दौरान प्लेसेंटा डेसिब्रुआ से अलग हो जाता है और यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बच्चे की डिलीवरी के 10 से 15 मिनट के अंदर होता है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, यूट्रस के हल्के और कमजोर कॉन्ट्रैक्शंस पार्टुरेशन से लगभग 1 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। बाद में ये कॉन्ट्रैक्शंस धीरे धीरे ताकतवर होते हैं और अंत में लेबर के समय लेबर कॉन्ट्रैक्शंस में बदल जाते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होने का एग्जैक्ट कारण पता नहीं है। ऐसा मजबूती से माना जाता है कि लेबर कॉन्ट्रैक्शंस फीटस से मिलने वाले सिग्नल की वजह से शुरू होते हैं और लेबर के दौरान यूट्रस और सर्विक्स से मिलने वाले रिफ्लेक्सेस पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं। इस तरह लेबर में यूट्रस और सर्विक्स का महत्वपूर्ण रोल होता है। पार्टुरेशन में कई हार्मोन्स भी शामिल होते हैं। रोल ऑफ यूट्रस, एक बार शुरू होने पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और भी ज्यादा मजबूत कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं। यानी शुरुआती कॉन्ट्रैक्शन के दौरान यूट्राइन मसल में होने वाली इरिटेशन से और भी रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये मैकेनिज्म न सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस की संख्या बढ़ाने में बल्कि उन्हें और भी पावरफुल बनाने में बड़ा रोल निभाता है।
रोल ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की ताकत बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। जब लेबर की पहली स्टेज में फीटस का सर सर्विक्स पर दबाव डालता है तो सर्विक्स खिंचती है, जिससे सर्विक्स की मसल्स स्टिम्युलेट होती हैं, जिसके नतीजे में यूट्रस में रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स। पार्ट्यूरेशन की प्रोसेस में शामिल हार्मोन्स हैं मैटरनल हार्मोन्स यानी मां के हार्मोन्स, 1 ऑक्सीटोसिन, 2 प्रोस्टाग्लैंडिन्स, 3 कॉर्टिसोल, 4 कैटेकोलामाइन्स, 5 रिलैक्सिन। फीटल हार्मोन्स यानी बच्चे के हार्मोन्स, 1 ऑक्सीटोसिन, 2 कॉर्टिसोल, 3 प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब हम प्लेसेंटल हार्मोन्स और डिलीवरी यानी लेबर में उनके रोल को देखते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्लेसेंटल हार्मोन्स। प्लेसेंटा से निकलने वाले मुख्य हार्मोन्स ये हैं: ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ईस्ट्रोजन पूरे जेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साथ लगातार निकलता रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के आखिरी समय में ईस्ट्रोजन की मात्रा प्रोजेस्टेरॉन के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ईस्ट्रोजन के काम: 1 ये यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस यानी गर्भाशय का सिकुड़ना की फोर्स को बढ़ाता है। 2 ये यूटराइन वॉल में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की संख्या को बढ़ा देता है। 3 ये यूटरस से प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने की रफ्तार को तेज कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन लेबर में इनडायरेक्ट रोल निभाता है, खास करके प्रेगनेंसी के अंत में इसके अचानक कम होने से। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस को रोक कर रखता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 के सिंथेसिस को भी रोकता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जरूरी होता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के लिए जरूरी एंजाइम फॉस्फोलिपेज A को रोक देता है। जेस्टेशन पीरियड के अंत में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक गिरने से यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस और PGE2 का बनना बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के काम: 1 ये यूटरस के स्मूथ मसल्स को सिकोड़ता है और लेबर को बढ़ावा देता है। प्रेगनेंसी के बाद के स्टेजेस में ईस्ट्रोजन के असर से यूटरस की वॉल में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, जिससे यूटरस ऑक्सीटोसिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। 2 ये डेसिडुआ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज को स्टिम्युलेट करता है। लेबर के दौरान ऑक्सीटोसिन बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है, जो एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स की वजह से होता है। जब फीटस सर्विक्स से गुजरता है तो सर्विक्स के रिसेप्टर्स स्टिम्युलेट होते हैं और ढेर सारे इंपल्सेस भेजते हैं। ये इंपल्सेस सोमैटिक नर्व फाइबर्स के जरिए हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारा ऑक्सीटोसिन निकलता है। ज्यादा ऑक्सीटोसिन का निकलना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से होता है। रिलैक्सिन। रिलैक्सिन शुरुआत में मां की ओवरी कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। लेबर के वक्त ये प्लेसेंटा और मैमरी ग्लैंड से बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। रिलैक्सिन के काम: 1 ये सर्विक्स को नरम करके और सिम्फिसिस प्यूबिस के लिगामेंट्स को ढीला करके लेबर में मदद करता है, ताकि सर्विक्स खुल यानी डायलेटेशन हो सके। 2 ये मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ाता है। 3 साथ ही ये कॉन्ट्रैक्शंस पर प्रोजेस्टेरॉन के रोकने वाले असर को खत्म करता है, ताकि यूटरस सिकुड़ना शुरू करे। 4 ये मैमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स। आजकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स को लेबर में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर PGE2 यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस की फोर्स बढ़ाकर लेबर को आसान बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूटराइन टिश्यूज, फीटल मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा से निकलते हैं। लेबर के वक्त इनका कॉन्सेंट्रेशन मां के ब्लड और एमनियोटिक फ्लूइड में बढ़ जाता है। ये यूटराइन मसल्स के अंदर कैल्शियम आयंस का लेवल बढ़ाकर कॉन्ट्रैक्शंस की ताकत बढ़ाते हैं। कैटेकोलामीन्स। ऐसा माना जाता है कि ब्लड में बहते हुए एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के जरिए यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा सकते हैं। कॉर्टिसोल। लेबर के वक्त हाइपोथैलेमस से ढेर सारा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकलवाता है। कॉर्टिसोल यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है और मां को लेबर के स्ट्रेस को झेलने की ताकत देता है।